मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम मुग़ल शासक बाबर के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तलवार के बल पर अपनी शक्ति का विस्तार करने वाले, अपनी रणनीति के बल पर अपने साम्राज्य का निर्माण करने वाले शासकों के अंतर्गत बाबर को यदि देखा जाए तो वह उनमें अग्रगण्य दिखाई देते हैं। बाबर का जन्म फरगना के मध्य एशिया में, जो फरगना एक छोटा सा राज्य था, वहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था। अल्प आयु में ही, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बन जाता है। जिस समय बाबर शासक बना था, यद्यपि वह अल्प आयु का था, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वे बड़ी बड़ी थी। शासक बनते ही बाबर को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे उसके मामा व चाचा के द्वारा फरगना पर जो आक्रमण किया गया था। उस समय बाबर ने बहुत ही कुशल तरीके से फरगना को बचाया था। बाबर महत्वाकांक्षी शासक था। वह फरगना के साथ साथ अपने पूर्वज तैमूर की तरह एक विशाल मध्य एशिया में साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। इसलिए बाबर ने समरकंद को भी प्राप्त करने का निश्चय किया। यद्यपि बाबर समरकंद के ऊपर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसी समय उज़्बेक हैं, वो मध्य एशिया में बहुत ही शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। उन्होंने बाबर को मध्य एशिया में टिकने नहीं दिया। उज़्बेकों से बार बार बाबर पराजित होना पड़ा था, लेकिन बाबर संघर्षों से मुंह फेरने वाला नहीं था। वह उज़्बेकों से बार बार पराजित होने के बाद में भी वह मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगा रहा। लेकिन जब बाबर ने देखा कि मध्य एशिया में उज़्बेक उसकी महत्वाकांक्षा को फलीभूत नहीं होने देंगे, तो बाबर मध्य एशिया से अपना जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। पूर्व दिशा की ओर चल पड़ने के बाद बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल के ऊपर अपना अधिकार है वो स्थापित कर लिया। काबुल को बेस बनाकर अब बाबर को कुछ स्थायित्व मिल गया, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी समरकंद को प्राप्त करने की, वह अभी भी नहीं गई थी। इसलिए बाबर समरकंद की ओर इच्छा भरी नज़रों से देखता था। मौका मिलने पर बाबर ने समरकंद के ऊपर पुनः अधिकार भी कर लिया था, लेकिन शैबानी खां के द्वारा उसे पराजित होकर वहां से भागना पड़ा। इस प्रकार बाबर मध्य एशिया में उज़्बेकों से बार बार पराजित होकर वहां से भागकर अब बाबर ने अपना साम्राज्य है वह हिंदुस्तान की ओर विस्तारित करने का निश्चय किया। यदि हम बाबर के समय हिंदुस्तान की राजनीति को देखें तो उस समय दिल्ली के ऊपर सल्तनत काल का जो शासक था इब्राहिम लोदी, वह शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी का जो राजत्व सिद्धांत था, उसके अनुसार वह स्वामी और सेवक के संबंध चाहता था, जो अफगानों के स्वभाव के अनुकूल नहीं था। इसके कारण अनेक जो अफगान सरदार थे वे इब्राहिम लोदी से नाराज़ हो गए, और इब्राहिम लोदी ने भी शक्ति के बल पर अनेक अफगान सरदारों को कुचल दिया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी का जो शासन था, उस शासन में उसके जो सरदार थे वो अपने सुल्तान से नाखुश दिखाई देते थे। इन्हीं नाखुश व्यक्तियों में से पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी,
और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, वो बाबर के पास में पहुंच जाते हैं और उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी समय मेवाड़ में महाराणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की सीमाएं हैं वो विस्तारित रूप लिए हुए थी। खुद बाबर ने स्वीकार किया है कि भारत के शक्तिशाली शासकों में मेवाड़ का शासक भी सम्मिलित था। इसी प्रकार बंगाल, मालवा, गुजरात उस समय के राज्य थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। बाबर ने 1519 ईस्वी में भारत के ऊपर अपना प्रथम आक्रमण है वो किया था। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए 1526 में बाबर पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है। यह बाबर का 5वां आक्रमण माना जाता है। और जब बाबर अपनी सेना को लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच जाता है, उसी समय इब्राहिम लोदी भी अपनी विशाल सेना को एकत्रित करके पानीपत के मैदान में आ डटा। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य कुछ छिटपुट झड़प होने के बाद में यह संघर्ष 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। पानीपत का यह प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में माना जाता है। पानीपत के वैसे तो तीनों युद्ध ही निर्णायक युद्ध माने गए हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां सल्तनत काल का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की, वहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध ने हेमू को पराजित करके दिल्ली के ऊपर पुनः मुगलों का अधिकार स्थापित किया। और इस प्रकार 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया, जिसके कारण मराठों की शक्ति है उसको बहुत ही आघात उठाना पड़ा। और उसका जो लाभ है वो अंग्रेज़ों को सबसे अधिक मिला था। तो कहने का अर्थ है पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं ये भारतीय इतिहास में बहुत ही निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। यहाँ चर्चा पानीपत के प्रथम युद्ध की हो रही है। जैसा कि मैंने बताया है कि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ बाबर की जो सेना थी वह संख्या में तो कम थी, लेकिन उस समय की जो रणनीति थी, युद्ध नीति थी, उसमें बाबर की जो सेना थी वह बहुत ही भारी दिखाई देती थी। दूसरी तरफ यदि हम संख्या बल को देखें तो इब्राहिम लोदी जो था उसकी सेना में सैनिकों की जो संख्या थी वह करीब 1 लाख के लगभग दिखाई देती है। लेकिन इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वह संख्या बल में तो अधिक थी, लेकिन उस सेना में अनुशासन का अभाव था। वह सेना प्रशिक्षित नहीं थी और वह जो सेना थी उस सेना के पास में उस समय के अनुसार आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। दूसरी तरफ बाबर की जो सेना थी वह संख्या में ज़रूर कम थी, लेकिन बाबर के पास में तोपखाना था। बाबर के पास में जो तुलुगमा युद्ध रणनीति थी, रिजर्व सेना का जो प्रयोग था, गतिशील अश्वारोही सेना का जो प्रयोग था, यह बाबर को एडवांटेज प्रदान करता था। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर ने अपनी तुलुगमा पद्धति के बल पे शत्रु को चारों ओर से घेर लिया। तुलुगमा पद्धति है वह क्या है? तुलुगमा पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जब युद्ध प्रारंभ होता है तो शत्रु को चारों ओर से घेरकर आजू बाजू से होते हुए